बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने समष्टि और समष्टि घनत्व मतलब पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं मतलब समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में रीड करेंगे। तो समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं: जन्म दर, नेटेलिटी और बर्थ रेट, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी और डेथ रेट। थर्ड, लिंग व आयु वितरण, सेक्स एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, वृद्धि प्रकार, ग्रोथ फॉर्म एंड अंतः बहिप्रवसन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए ये डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें सबसे पहले पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी पॉपुलेशन की साइज और जो डेंसिटी होती है उसके ऊपर कई कारक इसको प्रभावित करते हैं। जैसे यदि किसी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें अगर माइग्रेशन होगा, अगर वो बाहर जाएंगे मतलब इमिग्रेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं उत्प्रवास या बहिप्रवसन। ठीक है, या फिर पॉपुलेशन के अंदर प्रवेश करेंगे, इमिग्रेशन, जिसको आवर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, या अंतः प्रवसन भी बोलते हैं। ये करेंगे तो उसकी डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वो इमिग्रेशन करते हैं, ठीक है, इमिग्रेशन करते हैं मतलब वो पॉपुलेशन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो एमिग्रेशन करते हैं मतलब वो मूविंग एब्रॉड, बाहर जा रहे हैं अगर, तो पॉपुलेशन की साइज में नेगेटिव इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ जो बर्थ और डेथ रेट होती है उसका भी पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि बर्थ रेट बढ़ जाएगी तो वहाँ की पॉपुलेशन साइज में चेंज आएगा, वो इंक्रीज होगी। और यदि डेथ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इमिग्रेशन और बर्थ रेट है वो पॉपुलेशन को साइज को बढ़ाती है, जबकि जो एमिग्रेशन और डेथ है वो पॉपुलेशन के साइज को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो इसमें कि यदि बर्थ प्लस इमिग्रेशन, बर्थ प्लस इमिग्रेशन यदि ज़्यादा है, इमिग्रेशन प्लस डेथ से, तो क्या होगा, वहाँ की जो पॉपुलेशन साइज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। बर्थ ज़्यादा हो रही है, इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब आ रहे हैं अंदर, पॉपुलेशन के अंदर एंट्री हो रही है और बर्थ ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इससे रिवर्स होता है कि यदि बर्थ और इमिग्रेशन है वो कम है, स्मॉलर देन एमिग्रेशन और डेथ, तब क्या होगा, तब डिक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन की साइज। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जन्म दर या नेटेलिटी। ठीक है, जन्म दर क्या होती है, किसी भी समष्टि में किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो नए जीव प्रजनन के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो जन्म दर में शामिल होते हैं। या जन्म दर या नेटेलिटी जो होती है वो किसी भी पॉपुलेशन की जो वृद्धि क्षमता होती है, ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी है उसको शो करती है। जैसे जन्म, बर्थ, प्रस्फुटन, मुर्गी वगैरह होती है, क्या होता है उनमें हैचिंग होती है, प्रस्फुटन, अंकुरण, जर्मिनेशन या फिर विभाजन, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये इसके अंदर नेटेलिटी में शामिल होती हैं। और किसी भी जाति की जो जन्म दर होती है उसको दो रूप से व्यक्त किया जाता है। एक तो सबसे पहले अधिकतम जन्म दर, मैक्सिमम नेटेलिटी। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट नेटेलिटी और फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी भी कहा जाता है। मैक्सिमम नेटेलिटी को एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल, और साथ में इसको एक ये भी बोला जाता है फेकंडिटी। ठीक है, फेकंडिटी भी बोला जाता है। फेकंडिटी
तो एब्सोल्यूट नेटेलिटी, फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी और फेकंडिटी रेट, ये तीनों इसको बोला जाता है अधिकतम जन्म दर को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वो संख्या होती है जबकि कोई जाति जो होती है वो आइडियल सिचुएशन में, आदर्श परिस्थितियों में जितने नए जीव उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, मतलब जो इकोलॉजिकल लिमिटेशन होती है, पारिस्थितिकीय सीमाएं होती हैं, वो नहीं होकर कार्यकीय सीमाएं होती हैं। फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन जो होती हैं वो जन्म दर को नियंत्रित करती हैं, और ये जो जन्म दर होती है वो थ्योरेटिकल होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल होती है और किसी भी समष्टि में ये स्टेबल होती है, स्थिर होती है। ठीक है, जैसे कि मानव जो होती है उसमें गर्भावस्था होती है 9 माह। ठीक है, मतलब एक जन्म देने के लगभग 4 से 6 माह बाद जो स्त्री होती है पुनः गर्भवती हो सकती है, और कभी कभी जन्म जो होता है बच्चे का वो 7वें महीने में, प्री मैच्योर बच्चे होते हैं 7वें महीने में भी हो जाता है। तो इस तरह से जो फिजियोलॉजिकल बर्थ रेट हो गई वो एक जन्म प्रति 11 के बाद, प्रति 11 से 15 माह बाद फिर प्रजनन हो सकता है। ये इसकी मानव के अंदर होता है कि एक प्रजनन के बाद 11 से 15 माह बाद वो दोबारा उसकी बर्थ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पारिस्थितिकीय जन्म दर, इकोलॉजिकल या रियलाइज नेटेलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पारिस्थितिकीय सीमाओं के कारण जन्म दर जो होती है अधिकतम या कम हो, ये जो फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी होती है वो से कम होती है। ठीक है, पारिस्थितिकीय सीमाओं के कारण नेटेलिटी जो होती है अधिकतम, जो अभी हमने पिछली पढ़ी मैक्सिमम नेटेलिटी या फिजियोलॉजिकल, उससे कम होती है इकोलॉजिकल, क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं पारिस्थितिकी सीमाओं के। जैसे मानव में वैसे तो फिजियोलॉजिकल जन्म दर अभी क्या बताई मैंने कि एक जन्म के बाद 11 से 15 माह बाद। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जन्म दर लगभग एक जन्म के बाद प्रति 5 वर्ष तक पाई जाती है, और कुछ देशों में तो इससे ये जन्म दर मतलब स्थिर नहीं के इससे भी कम हो जाती है, और ये परिवर्तनशील होती है। जैसे अधिकतम जो मैक्सिमम नेटेलिटी है वो स्थिर होती है, जबकि इकोलॉजिकल जो नेटेलिटी है वो परिवर्तनशील होती है, किसी में 2 साल बाद, किसी में 3-4 साल, मतलब इस तरह वो डिपेंड करता है इकोलॉजिकल फैक्टर्स के, लिमिटेशंस के ऊपर। ठीक है, तो जन्म दर को, नेटेलिटी को शो किया जाता है इस फॉर्मूले के द्वारा कि डेल्टा n अपॉन डेल्टा t। ठीक है, मतलब समष्टि में उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या बटे इकाई समय। ठीक है, ऑब्लिक इकाई समय। ठीक है, और तो कोई समष्टि में यदि डेल्टा n इकाई समय में 0 हो तो जन्म दर भी क्या होगी, जन्म दर भी 0 होगी। यदि डेल्टा n जो है ऊपर डेल्टा n किसी समष्टि में इकाई समय में 0 होगा तो जन्म दर भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और ये धनात्मक भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन ये जन्म दर जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे एक प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ की संख्या यदि प्रारंभ में 50 हो और 1 घंटे बाद अगर वो 150 हो जाए तो उसकी जन्म दर क्या होगी, 150 माइनस 50, पहले 50 थी, 1 घंटे बाद 150 हो गई अपॉन 1 घंटे में। ठीक है, तो क्या हो गई ये 100 प्रति आवर्स। ठीक है, 100 प्रोटोजोआ प्रति आवर्स हो गए। ठीक है, तो ये जन्म दर ये बताती है कि 1 घंटे में 100 जंतु बढ़ रहे हैं, परंतु इस दर से ये पता नहीं चलता कि प्रति इकाई पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, यदि इकाई समय में हुई वृद्धि को कहा जाता है क्रूड नेटेलिटी, अशोधित जन्म दर। और जब जन्म दर को प्रति इकाई समय और प्रति इकाई समष्टि के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको कहा जाता है विशिष्ट जन्म दर। यदि जन्म दर को प्रति इकाई समय और प्रति इकाई, ठीक है,
प्रति इकाई समय और प्रति इकाई समष्टि के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वो कहलाती है विशिष्ट जन्म दर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है ये डेल्टा एन ऑब्लिक एन डेल्टा टी। एन यहाँ पर है मूल समष्टि की संख्या, इसको साथ में दिया जाता है। ठीक है, समष्टि की संख्या, तो जिससे इकाई पूरी इकाई में प्रति इकाई समष्टि में कितनी वृद्धि होगी ये हमको पता चल जाता है। ठीक है, और एक होता है क्योंकि जिन जीवों में लैंगिक जन्म होता है उनके अंदर प्रजनन काल जो होता है वो निर्धारित होता है और जन्म दर को व्यक्त करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि जन्म देने के लिए जो प्रजनन काल वाली मादाएं होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए ये देखा जाता है कि किसी समय में प्रजनन करने वाली मादाओं की संख्या कितनी है। जैसे शहर में एग्जाम्पल ले, यदि शहर के अंदर किसी शहर में स्त्रियों की संख्या यदि 4500 टोटल संख्या जो है वो 4950 है टोटल फीमेल जो हैं वो है 4950 और उनमें से सिर्फ जो 1500 महिलाएं हैं वो हैं प्रजनन योग्य। ठीक है, प्रजनन योग्य, तो फिर उसमें जो स्पेशल नेटिलिटी है, स्पेसिफिक नेटिलिटी को कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक नेटिलिटी निकालने के लिए इसमें किया जाएगा कि और इसमें से प्रजनन योग्य आयु 1500 महिलाओं की है तो विशिष्ट जन्म दर होगी, मान लीजिए उनमें कुल जन्म हुए 300 जन्म होते हैं, 300 बच्चों को जन्म दिया तो 300/1500 उन महिलाओं की संख्या जो प्रजनन योग्य है इंटू 1 आवर इंटू समय हो गया 1 साल इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक, 20। तो ये जो जन्म दर होती है घनत्व को प्रभावित करती है और जन्म दर जितनी अधिक होगी समष्टि का घनत्व भी उतना ही शीघ्रता से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये इस वृद्धि की भी लेकिन क्या एक सीमा होती है, एक सीमा तक ही ये बढ़ती है। तो ये जो है जन्म दर प्रति 100 प्रजनन योग्य स्त्रियों पर कितना हो गया 20। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर क्या होता है? प्रकृति में सभी जो जीव होते हैं चाहे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव सबकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे समष्टि में जन्म दर होती है उसी तरह मृत्यु दर का भी गुण पाया जाता है और वो भी उसके पॉपुलेशन की डेंसिटी को और उसकी साइज को प्रभावित करती है, उस पर प्रभाव डालती है। तो मृत्यु दर भी जन्म दर की तरह 2 तरह की होती है। सबसे पहले संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर, पोटेंशियल और मिनिमम मोर्टेलिटी। यदि जीवों को कोई पारिस्थितिकी जो कारक हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, प्रभावित नहीं करें और आदर्श इस परिस्थितियों के अंदर पॉपुलेशन रहे तो उनकी मृत्यु जो होती है अधिकतम जो उनकी उम्र है, मतलब अधिकतम उम्र उनकी हो जाएगी। जैसे अधिकतर 80-90 मान लीजिए, एवरेज समझ लीजिए 80 की एज तक, तो अधिकतम उम्र प्राप्त करने के बाद उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संभावित मृत्यु दर। ठीक है, या मिनिमम मोर्टेलिटी, क्योंकि ये जो दर होती है वो न्यूनतम मृत्यु दर होगी। ठीक है, और प्रकृति में ये जो मृत्यु दर होती है सदैव इस दर से, ये जो न्यूनतम मृत्यु दर होती है इससे अधिक ही होती है, क्योंकि कोई ना कोई इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डाल लेते हैं। अभी हाल ही का आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है उसके अंदर जो मिनिमम मोर्टेलिटी वो तो पता नहीं कहाँ गई और मोर्टेलिटी कितनी बढ़ गई है, कितने लाखों की संख्या में लोग मर गए हैं, है ना। तो ये जो मिनिमम मोर्टेलिटी है वो उससे जो एक्चुअल जो होती है मोर्टेलिटी रेट वो अधिक ही होती है। ठीक है, दूसरी है वास्तविक या पारिस्थितिकीय मृत्यु दर। ये इसका उदाहरण इसमें ये है कि इसमें
प्रकृति में जीवों की मृत्यु यदि फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होती है, ठीक है, कोई भी पारिस्थितिकी कारण हो सकता है, चाहे वो बीमारी है, चाहे अकाल है, चाहे बहुत बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, इन जब इकोलॉजिकल कारणों से होती है तो ये वास्तविक मृत्यु दर कहलाती है। और मृत्यु दर की गणना करने का फॉर्मूला ये है, मृत्यु दर बराबर कुल संख्या में मृत्यु के कारण कमी अपॉन इकाई समय, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है। नेक्स्ट आपके आता है, एक है उत्तरजीविता वक्र या सर्वाइवरशिप कर्व, आप लोगों के है, इसको आप लोग देखिए, ठीक है। सर्वाइवरशिप कर्व, यदि एक समष्टि में सभी जीवों की आयु यदि मृत्यु दर जो उसकी मॉर्टेलिटी है उसका ग्राफ बनाएं और इसके अध्ययन से हमको जो पॉपुलेशन है उसमें जो विकास हो रहा है उसके महत्वपूर्ण जानकारियाँ उससे प्राप्त होती है। और इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको उत्तरजीविता वक्र या सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। मतलब जो मृत्यु दर है, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वाइवर ऑन लॉग स्केल, इधर देखिए लॉग स्केल, और ये एज, ठीक है। तो मृत्यु दर का और जो समष्टि का विकास हो रहा है उससे रिलेटेड जानकारियाँ इससे प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए विभिन्न आयु वर्ग के जो जीव होते हैं, जीवों का अध्ययन करके ये पता लगाया जाता है कि निश्चित अवधि के उपरांत इनमें से कितने जीवित रहते हैं। और जो एज है उसको दिया जाता है एक्स एक्सिस पे, एज को एक्स एक्सिस पे शो किया गया है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई जो है वाई अक्ष पर जीवों की संख्या को, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, जीवों की संख्या को वाई अक्ष पर प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो मोटे तौर पर देखने पर इसमें 3 तरह के वक्र सामने आते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। सबसे पहला जो है टाइप 1, ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व या उत्तल वक्र, ठीक है, ह्यूमंस में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, यदि जीवन की प्रारंभिक प्रक्रिया में, इसको ये देखिए, जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जीवों की मृत्यु कम हो, ठीक है, और अधिकांश जीव बड़ी आयु तक जीवित रहें तो ऐसा वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। यदि जीव प्रारंभ में उनकी मृत्यु कम हो लेकिन एक जो एवरेज जितनी आयु है उतने सब लोग जिए और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो, ठीक है, बड़ी आयु तक जाने तक जीवित रहें, तो फिर ये इस तरह का वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। और स्तनी जो होते हैं मैमल, प्रारंभिक जीवन काल जो होता है मानव के अंदर ये होता है कि प्रथम वर्ष को छोड़ दीजिए, उसके बाद उनकी अगर 1 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उनमें डेथ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर 1 वर्ष को उन्होंने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद फिर वो लंबी आयु तक जीते हैं। तो जो मनुष्य है वो इस तरह की उत्तरजीविता वक्र को प्रदर्शित करते हैं और मानव के लिए ये जो आदर्श उत्तरजीविता वक्र है और वो हमेशा इसको पाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स टाइप का जो कर्व है वो मानव में देखा जाता है। सेकंड है विकर्ण वक्र, डायगोनल कर्व, ये जो देख रहे हो ये है डायगोनल कर्व, ठीक है। ये जैसे छोटे स्तनी सरीसृप पक्षी, मतलब रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, छोटे मैमल्स में छोटे स्तनी, मैमल्स में ये भी आ रहे हैं लेकिन इसमें बड़े ह्यूमंस हैं। जो कॉन्वेक्स है इसमें ह्यूमंस बड़े आ गए, लेकिन जो छोटे मैमल्स हैं वो बर्ड्स और रेप्टाइल जो हैं उनके अंदर इस तरह का वक्र पाया जाता है। इनके अंदर क्या होती है, प्रत्येक आयु के अंदर मृत्यु दर जो होती है, मोर्टेलिटी की रेट जो होती है वो लगभग समान पाई जाती है, ठीक है। थर्ड टाइप का जो वक्र है वो कॉनकेव वक्र है। ये देखिए कॉनकेव वक्र है, ये अधिकांशतः जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है, एकशेरुकी जीव, मछलियाँ, एम्फीबियंस जो हैं उनमें इस तरह का वक्र पाया जाता है जो कि बड़ी मात्रा में प्रजनन करते हैं। और इसमें क्या होता है, इनके प्रारंभिक काल में इनमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है लेकिन बाद में ये लगभग स्थिर हो जाती है, ठीक है, बाद में ये लगभग स्थिर होती है। तो ये दोनों 3 अलग अलग टाइप के वक्र हमको उत्तरजीविता वक्र में प्राप्त होते हैं, कॉन्वेक्स,
ह्यूमंस में पाया जाता है, जिनमें प्रारंभ में मृत्यु कम होती है, एक लंबी उम्र तक जाने के बाद होती है। दूसरा डायगोनल, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, छोटे मैमल्स में पाया जाता है, जिनमें हर एक उम्र में मरने की दर जो होती है समान होती है। तीसरा जो है कॉन्केव, जिसमें इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस आते हैं, उनके अंदर प्रारंभ में मृत्यु दर अधिक होती है लेकिन बाद में जाके ये स्टेबल हो जाती है। तो ये आपका हो गया सर्वाइवल कर्व। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है समष्टि प्रकीर्णन, पॉपुलेशन डिस्पर्जन। इसमें सबसे पहले समष्टि की जो संख्या होती है, साइज होता है, डेंसिटी होती है, उनमें परिवर्तन लाने के लिए कई फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उनमें से डिस्पर्जन वो मेन होता है। ये भी 3 कारण से हो सकता है। सबसे पहले बहिर्प्रवासन, सबसे पहले बहिर्प्रवासन, एमिग्रेशन। इसमें क्या होता है, यदि समष्टि के कुछ जीव निकलकर बाहर चली जाएं, ठीक है, मूविंग एब्रॉड, उत्प्रवास भी बोला जाता है, बहिर्प्रवासन भी बोला जाता है। यदि निकलकर बाहर चले जाएं तो इससे समष्टि की डेंसिटी में कमी होगी। ठीक है, और ऐसा होने के क्या कारण होते हैं, जैसे यदि बाहरी कारकों में कोई बदलाव आए, ठीक है, और वो जो समष्टि हो या हैबिटेट जो है वो उस पॉपुलेशन के रहने के लिए उपयुक्त नहीं रहे, जैसे कहीं पर वर्षा नहीं होने के कारण चारे की कमी हो गई है ना, तो वहाँ के जो शाकाहारी हर्बीवोर्स जीव हैं वो वहाँ से पलायन कर जाएं, दूसरे क्षेत्र में चले जाएं जहाँ पर उनको चारे की मात्रा या भोजन उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा अच्छी मात्रा में। ठीक है, वहाँ चले जाएं, ये कारण हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि जैसे बाह्य कारक स्थिर रहें लेकिन समष्टि का जो घनत्व है उनमें प्रजनन बहुत ज़्यादा हो जाए, प्रजनन के कारण वहाँ पे वृद्धि हो जाए, तो जब वृद्धि हो जाएगी तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे कुछ जो संख्या होगी उनकी वो वहाँ से पलायन कर जाएगी। जैसे एग्जांपल, जैसे दीमक होती हैं, दीमक के बिल में जब वो प्रजनन करते हैं तो संख्या में बहुत अधिक हो जाते हैं। ठीक है, या फिर मधुमक्खियों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो फिर वो जो जीव संख्या में बढ़ जाएंगे तो वो नए स्थानों पर चले जाएंगे। जैसे मधुमक्खियाँ हैं, उनमें स्वार्मिंग की क्रिया होती है, जब क्वीन होती है नई रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार होती है तो फिर वो नई किसी जगह पर चली जाएगी और वहाँ पे अपनी पूरी समाज को वहाँ पे नए जगह पे वो डेवलप कर लेगी, जिससे वहाँ पर जो अधिकता हो रही थी वो उनकी वहाँ पे चले जाएंगे, तो उनको हर चीज़ बहुत अधिक मात्रा में उनको मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे उन पे कंपटीशन होगा, तो वो पहले से इस चीज़ के लिए अपना प्रबंध कर लेते हैं, तो बहिर्प्रवासन करते हैं वो। ठीक है, तो बहिर्प्रवासन जो होता है वो किसी भी समष्टि पॉपुलेशन के लिए हानिकारक नहीं होती, क्योंकि इसमें जहाँ एक और जो समष्टि होती है वहाँ पे नई जगह जब वो गए तो उनको संसाधनों की उपलब्धता बढ़ गई, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई और प्रतिस्पर्धा घट गई। और वहीं जो आनुवंशिक दृष्टि से जेनेटिकली क्या होगा, बहिर्प्रवासन जेनेटिक के रूप से भी उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें नए स्थान पर जाएंगे तो वो अपने जीन जो होते हैं उनका फैलाव करेंगे। ठीक है, और इससे उनमें अंतः प्रजनन के जो प्रभाव होंगे वो भी घटेंगे। ठीक है, और बहिर्प्रवासन जो होता है ऐसे स्थानों पर जीवों को पुनः बसाने में भी सफल होता है जहाँ पर वो अनुपयुक्त परिस्थिति के कारण लुप्त हो गए, क्योंकि फिर वो बाहर से नए आ जाएंगे और फिर जनरेट करके वहाँ पे दोबारा से बस जाएंगे। तो इस तरह से बहिर्प्रवासन जो होता है, एमिग्रेशन, एक तरह से पॉपुलेशन के लिए लाभदायक भी है। दूसरा होता है अंतःप्रवासन या इमिग्रेशन। यदि समष्टि में उसी जाति के जंतु अन्य दूसरे हैबिटेट से आकर बाहर से आकर शामिल हो जाएं तो इसको अंतःप्रवासन कहा जाता है। जैसे बहिर्प्रवासन में जंतु क्या होते हैं, अनऑक्यूपाइड आवास में जा सकते हैं या अन्य समान जाति के घिरे हुए आवास में जाकर मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक स्थान से बहिर्प्रवासन, दूसरे स्थान पे क्या हो गया, अंतःप्रवासन। एक स्थान से जा रहे हैं उस जाति के और दूसरी जगह पर जाकर अपनी जाति में मिल रहे हैं, तो यहाँ से बहिर्प्रवासन हुआ और दूसरी जगह जाकर वो अंतःप्रवासन कर रहे हैं। ठीक है, और सामान्यतः जलवायु में जो परिवर्तन की बड़ी उपलब्धता के लाभ के लिए यदि किसी स्थान पर संसाधन बहुत अधिक हैं तो वहाँ पर नए जीव वहाँ पर आकर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक
ठीक है। थर्ड इसमें है प्रवसन या माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन जो होता है एक नियमित अंतराल में घड़ी के जैसे पेंडुलम होता है उसकी तरह एक नियमित गमन होता है जो एक समय में एक और तो कुछ समय के बाद विपरीत दिशा में होता है। जैसे पक्षी जो होते हैं और मछलियाँ होती हैं, कुछ स्तनी भी होते हैं, इस प्रकार का नियमित माइग्रेशन उनमें देखा जाता है। जैसे बर्ड्स आते हैं जब उनके रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, जैसे हमारे भरतपुर केवला देवी में आते हैं, बाहर से विदेशों से आते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ प्रवास करते हैं और फिर जब यहाँ पे सूटेबल कंडीशन उनको मिल जाती है, यहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर जब यहाँ से हार्श परिस्थितियाँ ख़राब होने लगेंगी तब फिर वो यहाँ से वापस अपने मूल स्थान पर चले जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 क्रियाएं डिस्पर्जल की हैं जो कि पॉपुलेशन की डेंसिटी को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आयुलिंग वितरण, एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। समष्टि के घनत्व को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है आयु या लिंग का वितरण, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रजनन पूर्व अवस्था या आयु वर्ग, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज। दूसरा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब प्रजननशील आयु वर्ग। तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्रजननोत्तर आयु वर्ग, ठीक है। और इसके अंदर एक आप लोग पिरामिड देखिए, एक डायग्राम है, इसको देखिए, इससे ये ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के आयु एज पिरामिड दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है, समष्टि में आयु व लिंग के वितरण को शो करने के लिए ये एक तरीका है जिसको आयुलिंग पिरामिड कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूनतम आयु वर्ग जो होता है उसको धरातल पे, जो न्यूनतम आयु वर्ग के लोग हैं उसको धरातल पे शो किया जाता है, ठीक है। इसमें न्यूनतम आयु वर्ग के प्री रिप्रोडक्टिव जो एज है उसको यहाँ पे शो करते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज को, ठीक है। और प्रत्येक आयु वर्ग की संख्या जो होती है उसकी चौड़ाई, अगर संख्या अधिक है तो उसको चौड़ाई में दर्शाया जाता है। और महिला और पुरुष, ठीक है, नर और मादा लिंग का समावेश करने के लिए इसमें मध्य बिंदु होता है ना, मध्य बिंदु के एक तरफ पुरुषों को, जैसे एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाओं को शो किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पिरामिड होता है उसको देखकर किसी भी समष्टि का भविष्य क्या होगा और उसके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है। यदि पिरामिड का जो आधार होता है वो शिखर और मध्य की तुलना में जितना बड़ा होगा, ठीक है, ये जो आधार है उसके मध्य भाग और शिखर भाग, इनकी तुलना में जितना बड़ा होगा उतना ही वो तीव्र वृद्धि शो करेगा, कि उनमें इंक्रीज होगी, तेज़ी से उसमें वृद्धि को शो करेगा। जैसे ये ए और बी के अंदर देखिए, ए और बी के ये जो पिरामिड है ये शो कर रहे हैं, इसमें प्रजनन पूर्व के जीव जो हैं उनका अनुपात अधिक है, ये वाला अनुपात इनमें अधिक है, इसके कंपैरिजन में ये जो ऊपर का जो है वो कम है, तो मतलब इसमें तेज़ी से वृद्धि को शो करते हैं, ठीक है। मतलब जो आने वाले वर्ष होंगे इनमें तीव्र वृद्धि होगी। जबकि जो पिरामिड सी है ये स्टेबल है, इसमें जो प्रजननशील आयु के जीव हैं वो उतने ही हैं जितने कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो जीव हैं ये बिल्कुल स्थिर है, इसमें और इसमें, ठीक है, इनकी संख्या स्थिर है। तो ये समष्टि क्या कहलाएगी, जीरो ग्रोथ इसमें होगी, जीरो ग्रोथ का सूचक होगी। जबकि ये जो डी पिरामिड है डिक्लाइन और नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रजनन पूर्व अवस्था के जीव जो हैं ये, ठीक है, प्रजनन पूर्व अवस्था के जो जीव हैं वो प्रजननशील अवस्था, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज जो है उससे कम होने के कारण ये भविष्य में घटने वाली समष्टि है, ठीक है, डिक्लाइन होगा इसमें, और ये नेगेटिव ग्रोथ, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ होगी, नेगेटिव ग्रोथ की सूचक है ये वाला पिरामिड, ठीक है। अब शो कर रखें अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया और स्वीडन के, इसके अंदर चीन और अफ़गानिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान
और अमेरिका, इनमें आयु वितरण के साथ लिंग अनुपात शो किया गया है। इसमें चीन जो है, इसमें हाल ही के वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में इसमें सफलता प्राप्त हुई है, जबकि अफ़गानिस्तान की जो जनसंख्या है वो शो कर रहा है इसका पिरामिड कि आने वाले समय में इसमें तीव्र वृद्धि, ये तीव्र गति से बढ़ने वाली है इसकी गति, ठीक है। इसी तरह इंडिया का जो शो हो रहा है पिरामिड, उसमें भी तीव्र गति की सूचक है, जबकि स्वीडन में ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें स्टेबल शो हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है समष्टि वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिस समष्टि जिस आवास में पाई जाती है उसमें अलग अलग तरह की वितरण उन वो शो करती हैं, ठीक है। जैसे समान, यूनिफॉर्म, यादृच्छिक, रैंडम और झुंडदार या क्लम्प्ड, ठीक है। इसको डायग्राम में आप लोग देखिए, हाँ ये डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म या समान, इसमें क्या होता है, समान वितरण जो होता है सामान्यतः बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें समष्टि के जीवों में स्पर्धा होने से या क्षेत्रीयता की, मतलब प्राकृतिक संसाधन होते हैं समान रूप से वितरित होने पर ऐसा वितरण देखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं किसी भी स्पीसीज के, वो यूनिफॉर्मली समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, विच इज ऑब्जर्व्ड इन टर्म ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस पाई जाती है। ये लोग आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हर एक इंडिविजुअल उपस्थित है। और इस तरह का जो डिस्पर्जन है वो मैन मेड जो इकोसिस्टम होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे एग्रो इकोसिस्टम और ट्री प्लांटेशन जो होता है, ट्री प्लांटेशन जो किया जाता है, ट्री प्लांटेशन और एग्रो इकोसिस्टम के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। उनमें यूनिफॉर्म डिस्पर्जन पाया जाता है। सेकंड है रैंडम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज अनरिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है, हर एक जो इंडिविजुअल्स होता है व्यक्ति, उसकी दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि वो उससे उसका कोई संबंध है, ठीक है। एक की पोजीशन दूसरे की पोजीशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है, उनमें कोई समानता नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इंडिविजुअल्स जो होते हैं डू नॉट शो एनी सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें एक कोई भी पैटर्न नहीं होता, जैसे आपने यूनिफॉर्म में देखा एक पैटर्न के अंदर ये व्यवस्थित थे, ठीक है, जबकि रैंडम जो होता है उसमें एक कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता है इनके वितरण का, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लम्प्ड डिस्पर्जन, ठीक है। इसमें क्या झुंडदार, इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं स्पीसीज के आर क्लम्प्ड टुगेदर इन स्पेस इन फॉर्म ऑफ पैचेज, मतलब एक झुंड के रूप में ये पाए जाते हैं। किसी भी जाति के जो लोग होते हैं वो झुंड के रूप में साथ साथ में इसमें रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत कॉमन सा है प्रकृति के अंदर, ठीक है। क्योंकि और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, भोजन की उपलब्धता होगी या बेटर सर्वाइवल रेट होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पर बेटर कंडीशन होगी, जहाँ पर फूड की अधिकता है, बेटर कंडीशन है, तो वहाँ पर आकर लोग अधिक रुकेंगे। और जहाँ पर कंडीशन बहुत ख़राब है, जैसे रेगिस्तान में चले जाइए, वहाँ पे रहने लायक कंडीशन नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग बाग नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल होगी वहाँ पर लोग की जनसंख्या रहेगी और ग्रुप में रहेंगे। तो ये उसका क्लम्प्ड डिस्पर्जन में ये होता है, ठीक है। तो ये तीनों में फ़र्क आप लोग समझ गए, यूनिफॉर्म, रैंडम, क्लम्प्ड। इनमें एक पैटर्न होता है यूनिफॉर्म में, रैंडम में कोई पैटर्न नहीं होता, एक दूसरे से कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है, और क्लम्प्ड जो होते हैं उसमें झुंड में फूड अवेलेबिलिटी और सर्वाइवल जो कंडीशंस होती हैं, बेटर कंडीशन होगी, वहाँ पे ये ग्रुप में पैचेज में रहेंगे, ठीक है। अब
नेक्स्ट आता है एज स्ट्रक्चर हो चुका है आप लोग का। अब नेक्स्ट आता है आपके समष्टि के वृद्धि स्वरूप, ग्रोथ फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, एक समष्टि में लगातार वृद्धि देख सकते हैं जो सामान्यतः जन्म दर, मृत्यु दर या फिर एमिग्रेशन या इमिग्रेशन के कारण होती है। और इस वृद्धि को समय के साथ, ठीक है, संख्या में होने वाली वृद्धि के रूप में जब ग्राफ पे शो किया जाता है, वृद्धि को समय के साथ में और संख्या में होने वाली वृद्धि के साथ शो किया जाता है, तो दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं। ये होते हैं, एक तो जे आकृति की वृद्धि स्वरूप, जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म, ठीक है, जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म और एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जे शेप्ड होते हैं, इसको पहले आप लोग डायग्राम में देखो। हाँ, जे शेप जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जब एक तरफ एक्स एक्सिस के ऊपर, हाँ, एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी को शो किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब समष्टि की डेंसिटी में अत्यंत तीव्र वृद्धि होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल, बहुत अधिक तीव्र वृद्धि होती है, तो ये क्या होता है, जे के आकार के जैसा। ये आप लोग देख रहे हो, जे एकदम से तीव्र वृद्धि हो रही है, तो अंग्रेजी के जे की तरह बनता है, इसलिए इसको जे आकृति का वृद्धि स्वरूप कहा जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ये एस्टैब्लिशमेंट फेज है, ठीक है। अब इसमें एक ब्लूम आता है। ब्लूम में क्या होता है, ग्रोथ इंक्रीज रैपिडली, तेज़ी से ग्रोथ होगी, ठीक है, एकदम तेज़ी से एक पॉइंट तक जाकर इसमें ग्रोथ आएगी बहुत तेज़ी से, ठीक है। और जे आकृति के जो वक्र होता है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचानक से जाकर फिर रुक जाती है। इसका कारण जीव संख्या के घनत्व का बढ़ना नहीं है, इसका कारण जैसे इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, पर्यावरणीय प्रतिरोध होते हैं, जो कि जैसे पोषक समाप्त हो गए, उपयुक्त प्रकाश नहीं मिला या मौसम खत्म हो गया। जैसे कोई पौधे हैं, ठीक है, पौधे एकदम से कुछ बढ़ गए, है ना, एक बार तो होगी ग्रोथ, बहुत तेज़ी से होगी, फिर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई या उनको उपयुक्त प्रकाश नहीं, जैसे बड़े हो गए नीचे वाले जो पौधे, उनको उपयुक्त प्रकाश नहीं मिल रहा या फिर उनका सीजन खत्म हो गया। ये इस तरह के इकोलॉजिकल प्रतिरोध, पर्यावरणीय प्रतिरोध होते हैं, जिसके कारण उनकी एक समय तक जाकर वृद्धि होती है, तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और फिर वो अचानक से रुक जाएगी इन पर्यावरणीय प्रतिरोधों के कारण। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अचानक से बारिश का टाइम आएगा तो कीटों की वृद्धि होगी, ठीक है, और ये वृद्धि इसलिए इस तरह से होती है, जैसे कोई गुब्बारे को फुलाते हैं तो हवा भर जाती हो गुब्बारे में और फिर वो अचानक से क्या हो जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है, ब्लूम एंड बस्ट, तेज़ी से फूलना और फिर फट जाना। तो ये जे आकृति का जो वृद्धि वक्र है वो यही शो कर रहा है कि एकदम से बढ़ती है, ब्लूम आता है उसमें और फिर बस्ट हो जाती है, एकदम से ग्रोथ डिक्रीज रैपिडली, तेज़ी से घट जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है dn/dt इक्वल्स टू RN। यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर्मूला है इसका, dn/dt इक्वल्स टू RN। n यहाँ पर है समष्टि में व्यष्टियों की, मतलब इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, t टाइम है और r जो है कांस्टेंट है, ये बायोटिक पोटेंशियल है, जैविक सामर्थ्य होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जीव की जो प्रजनन करके संख्या बढ़ाने की जो एक आंतरिक सामर्थ्य होती है, ठीक है, उसके अधिकतम जो होता है उसको बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। किसी भी जीव की प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाने की जो एक इंटरनल कैपेसिटी होती है, तो वो जो अधिकतम इंटरनल कैपेसिटी है वो बायोटिक पोटेंशियल या जैविक सामर्थ्य कहलाती है। और प्रकृति में जीव इससे कम मात्रा में प्रजनन करते हैं, परंतु ये जो जे आकृति का वक्र होता है उसमें ये जीव की प्रजनन करने की इस वक्र के अंदर अधिकतम क्षमता होती है और जीव की समष्टि जो होती है इस प्रकार की वृद्धि से एक अपनी अधिकतम संख्यात्मक वृद्धि को शो करती है,
परंतु वातावरण में जो अन्य परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे पाला पड़ गया, सूखा हो गया, पोषक पदार्थ कम हो गए, प्रकाश कम मिला, इसके कारण से ये वृद्धि तीव्रता से घट जाती है। और ये गिरावट कब तक होती है? जब तक कि एक साम्यावस्था नहीं आ जाती। तो ये चरम से अनेक गुना नीचे जाकर ये जो इसकी मतलब ग्रोथ का जो लास्ट पॉइंट था उसके बहुत कई गुना नीचे तक आकर फिर ये स्थिर होती है। ठीक है। अब दूसरा है आपका एस आकृति के वृद्धि स्वरूप या एस शेप्ड ग्रोथ। ठीक है, इसको भी आप लोग डायग्राम में ही देखो, वो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो सिग्मा वृद्धि वक्र। ठीक है, कुछ जीव जो होते हैं उनमें एस आकृति का वक्र शो करते हैं। ये एस आकृति का वक्र शो हो रहा है। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या, ये वाली जो फेज हो गई, ये तो क्या हो गई, एस्टैब्लिशमेंट फेज, मतलब स्थापना अवस्था। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। स्थापना अवस्था, इसमें क्या होता है, जब जीव किसी नए आवास में आते हैं तो कुछ समय वहाँ पर व्यवस्थित होने और वहाँ पे अनुकूलित होने के लिए उनको टाइम लगता है। ठीक है, समय लगता है। ठीक है, तो उनकी संख्या में वृद्धि जो होती है बहुत कम होती है, जो कि इसमें शो हो रहा है, बहुत कम वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस अवस्था को धनात्मक त्वरण अवस्था भी कहते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज कहा जाता है इसको। ठीक है, धनात्मक त्वरण प्रवस्था। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है ये होती है पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें देखिए तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब तीव्र वृद्धि की अवस्था है ये। इसमें क्या होता है, जब वहाँ पे वो सूटेबल कंडीशन उसको मिल गई तब उस जीव में क्या होगी, तीव्र वृद्धि, बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी, जिससे उसकी संख्या में बहुत अधिकता आ जाएगी। ठीक है, इस अवस्था को लॉगरिथमिक अवस्था भी कहा जाता है। लॉगरिथमिक फेज भी कहा जाता है। और ये जो अवस्था है वो कैसी है, जे, अभी जो हमने जे शेप्ड कर्व देखा था उसी की तरह से एकदम से तीव्रता से एक्सपोनेंशियल इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके बाद में आती है ऋणात्मक त्वरण अवस्था। एक पोजीशन तो इसमें तीव्रता आएगी, उसके बाद फिर ये वक्र स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप, स्टेबल हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक त्वरण अवस्था। एक तीव्र वृद्धि फिर कम हो जाएगी और फिर ये वृद्धि त्वरण जो इसका घटना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको ऋणात्मक त्वरण अवस्था भी कहा जाता है। इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज। ठीक है, ये थी पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज और ये है नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज, और ये बीच वाली है लॉगरिथमिक फेज। ठीक है, इस प्रवस्था में क्या होगा, ये संख्या जो होगी वो साम्य अवस्था प्राप्त कर लेगी। ठीक है, इस समय क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको जीरो ग्रोथ रेट भी बोला जाता है। जीरो ग्रोथ रेट भी इसको बोला जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाएगी। नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज भी बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण अवस्था, और ये जीरो ग्रोथ रेट भी कहलाती है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये ऋणात्मक जो त्वरण या शून्य वृद्धि दर है, इसमें वातावरण के प्रतिरोध के कारण होती है। इसका कारण ये है कि इस आवास में एक सीमा से अधिक घनत्व, क्योंकि मतलब एक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एक निश्चित मात्रा तक रह सकती है, उससे ज़्यादा कोई भी जो हैबिटेट होता है, आवास होता है, उससे ज़्यादा डेंसिटी को धारण नहीं कर सकता। इस तरह समष्टि का ये जो संख्यात्मक नियंत्रण होता है, मतलब ग्रोथ रेगुलेशन करती है।
ठीक है, जो कि डेंसिटी पे निर्भर करता है, ठीक है। और जिस बिंदु पर शून्य वृद्धि दर प्राप्त होती है उसको संतृप्ति मूल्य या सैचुरेशन वैल्यू भी कहा जाता है, जिसको के चिन्ह से शो करते हैं। इसको के चिन्ह से, इसको सैचुरेशन वैल्यू या के चिन्ह से शो किया जाता है। के क्या हो गई, यहाँ की आवाज़ की धारण क्षमता। के क्या शो कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ की धारण क्षमता, मतलब इससे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी को यहाँ का जो आवाज़ है वो सहन नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो सिग्मोइड कर्व है इसको एसिम्पटोट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये है एसिम्पटोट, अपर एसिम्पटोट, ये यहाँ पे शो हो रहा है लास्ट में एसिम्पटोट। ये 3 फेज हो गई इसकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्मा एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्रोथ हो गई दोनों आपके। अब आता है आपके लास्ट है पॉपुलेशन रेगुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन रेगुलेशन में क्या है, इसमें एक ज़रूर था कि इसमें कभी कभी क्या होता है, यदि आवाज़ की धारण क्षमता, एक बार आप लोग इससे पहले आप लोग देख लीजिए, यदि आवाज़ कोई है उसकी धारण क्षमता अभी मैंने बताई के, जो कि एसिम्पटोट पे प्राप्त होती है, जो उसकी धारण क्षमता कैरिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता के हो और वहाँ पे कुल जीव एन हो, तो किसी भी समय पर के माइनस एन समष्टि के बढ़ने की गुंजाइश होती है। जैसे जैसे एन मतलब कुल जीवों का मूल्य के पास पहुँचता है, वैसे वैसे समष्टि को जो वृद्धि हो रही है उसमें प्रतिरोध झेलने पड़ते हैं, ठीक है। और समष्टि के, क्योंकि समष्टि के पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको शो कर सकते हैं के माइनस एन अपॉन के, इस तरह से शो करते हैं। और इसका एक फॉर्मूला है डेल्टा एन, जो अभी आपको बताया था, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल्स टू आर एन, ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें फिर थोड़ा सा चेंज आता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ये होगा अब डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इस समीकरण से पता चलता है कि जब के की तुलना में एन बहुत छोटा होता है, अर्थात धारण क्षमता से इसकी वास्तविक संख्या मतलब जीवों की वास्तविक संख्या कम होती है, तो उसका मूल्य 1 के निकट होता है। और ये समीकरण जो जे वक्र है, जे कर्व के समीकरण की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, जीव की जैविक सामर्थ्य होती है, जीव उस सामर्थ्य तक प्रजनन करता है, परंतु जैसे जैसे उसकी धारण क्षमता के कैरिंग कैपेसिटी के नज़दीक मतलब के नज़दीक पहुंच जाता है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी के निकट पहुंच जाता है, वैसे वैसे के माइनस अपॉन के, ठीक है, के माइनस एन अपॉन के जो होता है का मूल्य 1 से, पहले 1 था, 1 से 0 की तरफ, 0 की ओर आ जाता है। मतलब जैविक सामर्थ्य व अभिव्यक्ति के उत्पाद जो होते हैं शून्य की, मतलब ये शून्य की तरफ ये बढ़ता है, अर्थात वृद्धि जो होती है मंद पड़ती जाती है और एक समय तक वृद्धि शून्य की अवस्था प्राप्त कर लेती है, जो कि सिग्मोइड वक्र जो है उसकी चरमावस्था है। ये जो यहाँ तक की थी ये तो जे कर्व में था, और ये प्राप्त हो गई जब के माइनस एन अपॉन के, तो फिर जो हमने सिग्मोइड देखा था उसमें ये वाला तो जे वक्र को शो कर रहा है और ये एस, ठीक है। तो इसके लिए ये अलग अलग दोनों फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन रेगुलेशन, ठीक है, जनसंख्या नियमन। ए नंबर ऑफ फैक्टर लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, स्पेस, वाटर एंड पेस्ट में रेगुलेट पॉपुलेशन साइज। किसी भी पॉपुलेशन की जो साइज है उसको, वहाँ पर भोजन की उपलब्धता, वहाँ का शेप,
पानी, पेस्ट, कीटनाशक, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन की साइज को ये सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। इन जनरल सामान्यतः जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए वो कौन से हैं? डेंसिटी डिपेंडेंट, जिसमें आ जाता है कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, डिजीज आउटब्रेक और हर्बीवोर। ठीक है, ये सब जो हैं डेंसिटी डिपेंडेंट हैं। कंपटीशन कहीं पर होगा जब जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी, तो उससे डेंसिटी प्रभावित होगी, तो ये सब क्या है? डेंसिटी डिपेंडेंट है। प्रीडेशन होगा, पैरासिटिज्म, जब ये फैक्टर्स बढ़ जाएंगे तो ये डेंसिटी को प्रभावित करेंगे, तो ये क्या है? डेंसिटी डिपेंडेंट है। दूसरे हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट, जो घनत्व को प्रभावित नहीं करते, ठीक है, इसमें आते हैं एनवायरमेंट फैक्टर। इन डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स कंपटीशन पर्टिकुलरली इंट्रा स्पेसिफिक बिटवीन इंडिविजुअल्स और सेम स्पीसीज। अगर इंट्रा स्पेसिफिक है तो वो जो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज है उसके बीच में होगा। प्ले ए मेजर रोल इन लिमिटिंग पॉपुलेशन साइज, तो ये जो कंपटीशन होगा वो वहाँ की जो पॉपुलेशन साइज होगी उसमें उसको सीमित करेगा, एक मेजर रोल निभाएगा उसको पॉपुलेशन साइज को सीमित करने में, ठीक है। और अमंग द डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स फ्लड्स, इसके अलावा जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं वो क्या है? फ्लड, बाढ़ आ गई, फायर, अदर नेचुरल कैलामिटीज़ कोई हो गई, ठीक है, रिमूवल लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड दस डिक्रीज देयर डेंसिटी। अगर कहीं पर बाढ़ आ गई, आग लग गई, कोई नेचुरल कोई भी कैलामिटीज़ हो गई, तो वहाँ से पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट वहाँ से हट गया, तो ये सब क्या करेंगे? वहाँ की डेंसिटी को कम कर देंगे। तो ये जो कारक हैं ये दो तरह के डेंसिटी डिपेंडेंट हो गए और डेंसिटी इंडिपेंडेंट, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगले वीडियो।